हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 19 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा रामभद्राचार्य और गुलजार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों को। तो 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे किसे प्रदान किया गया है? रामभद्राचार्य और गुलजार को। दोस्तों याद रखना है कि 2023 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है ये 2 भाषाओं के लेखकों को दिया गया है और इस बार 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो संस्कृत के साहित्यकार हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार हैं गुलजार। तो उन्हें 2023 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। रामभद्राचार्य जी के बारे में बात करें तो चित्रकूट में जो तुलसी पीठ है उसके संस्थापक और प्रमुख कौन है? रामभद्राचार्य जी, और वह एक संस्कृत के विद्वान हैं। दोस्तों रामभद्राचार्य जी एक शिक्षक और 100 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं। रामभद्राचार्य जी का संबंध रामानंद संप्रदाय से है। वो 22 भाषाएं बोल सकते हैं और उन्होंने अपनी जो रचनाएं की हैं संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली सहित कई भाषाओं में की हैं। 2015 में भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए अब बात करते हैं गुलजार की। तो गुलजार हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार हैं। 2002 में उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था और 2004 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो ये जानकारी आपको गुलजार के बारे में याद रखना है। चलिए बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है, तो वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में। तो 1961 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी और 1965 में यह पुरस्कार पहली बार मलयालम कवि जी शंकर कुरुप को प्रदान किया गया था। उनकी एक रचना थी ओडुक्कुल झल, तो उसके लिए उन्हें यह प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार को सिर्फ भारत के नागरिकों को ही दिया जाता है और जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाएं हैं तो उनमें से किसी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत 11 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा प्रशस्ति पत्र और बाग देवी की कांस्य की प्रतिमा प्रदान की जाती है। दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है, तो वो हैं आशापूर्णा देवी, जो कि एक बंगाली उपन्यासकार हैं। उन्हें 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों साल 1968 में उनकी रचना चिदंबर के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 2018 में अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार यह पुरस्कार अमिताभ घोष को प्रदान किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों हाल ही के वर्षों में प्रदान किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं। तो 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था और यह दिया गया था अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए। और फिर 2019 में अक्कितम अच्युतम नंबूदरी को यह पुरस्कार दिया गया था। 2021 में नीलमणि फूकन को असमिया भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था और 2022 में दामोदर मौजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था कोंकणी भाषा के लिए। तो ये सभी ज्ञानपीठ पुरस्कार आप नोट कर सकते हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहां पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। तो आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ई बुक की अगर हम बात करें तो आपको मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स दोनों की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है 2024 में
भारत के सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र के रूप में कौन सा प्रदेश अग्रणी रहा है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, Booking.com ने भारत के सबसे स्वागत योग्य क्षेत्रों पर 12वें वार्षिक ट्रैवलर रिव्यू अवार्ड 2024 प्रदान किए हैं। इसमें भारत के सबसे स्वागत योग्य क्षेत्रों और शहरों पर प्रकाश डाला गया है। तो हिमाचल प्रदेश शीर्ष स्थान पर है सबसे स्वागत योग्य क्षेत्रों में, और केरल का मरारीकुलम सबसे स्वागत योग्य शहर बना है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए Booking.com के अनुसार सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र कौन है, तो वो है हिमाचल प्रदेश, और सबसे स्वागत योग्य शहर कौन सा है, तो वो है केरल का मरारीकुलम। दोस्तों, अगर हम भारत में सबसे अधिक स्वागत करने वाले क्षेत्र की बात करें तो पहले स्थान पर है हिमाचल प्रदेश, दूसरे पर गोवा, और तीसरे पर केरल, चौथे पर राजस्थान, और पांचवें स्थान पर है उत्तराखंड। मोस्ट वेलकमिंग सिटीज इन इंडिया की बात करें तो मरारीकुलम पहले स्थान पर है जो कि केरला में है, फिर दूसरे नंबर पर है जैसलमेर, ये राजस्थान में है, तीसरे नंबर पर है विर जो कि महाराष्ट्र में है, चौथे नंबर पर है लेह जो कि लद्दाख में है, और पांचवें स्थान पर है मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में है। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और रैंकिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में ग्लोबल फायर पावर के द्वारा विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं की रैंकिंग जारी की गई है। तो इसमें अमेरिका की जो आर्मी है वो सबसे शक्तिशाली है, भारत का स्थान चौथा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत बने हैं। हांगकांग को पीछे छोड़कर के दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट भारत बना है। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2023 में गुजरात, केरल और कर्नाटक पहले स्थान पर रहे हैं। भारत में महिलाओं के लिए सर्वोत्तम शहर के रूप में अभी हाल ही में चेन्नई पहले स्थान पर रहा है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार भारत के सबसे अमीर कारोबारी कौन बने हैं? गौतम अडानी। दोस्तों, आपको याद रखना है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जो अभी हाल ही में जारी किया गया है उसमें भारत की रैंक कितनी है? 80। तो इस रैंक को भी आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा एनसीआरबी के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में हैदराबाद सबसे आगे है, और मर्सर सर्वे के अनुसार भारत में जीवन की गुणवत्ता के मामले में हैदराबाद पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 3DS सैटेलाइट लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इसरो। तो दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, तो उसके द्वारा अभी हाल ही में इनसैट 3DS सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना है कि इस सैटेलाइट को 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से, और इसको शाम 5:35 पर लॉन्च किया गया है। दोस्तों, याद रखिएगा कि इस सैटेलाइट को GSLV F-14 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। दोस्तों, अब इसका काम क्या होगा? तो इसका काम होगा 10 वर्षों तक मौसम की सटीक जानकारी प्रदान करना। दोस्तों, बात करते हैं इनसैट की। तो इनसैट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। तो इनसैट के अंतर्गत जो उपग्रह भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में, तो ये अधिकतर कम्युनिकेशन, टेलीकास्ट, मौसम विज्ञान और सर्च एंड रेस्क्यू से संबंधित होते हैं। दोस्तों, इनसैट की अगर हम बात करें तो यह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की एक सीरीज है जिसकी शुरुआत 1983 में की गई थी। देखिए, यहाँ पर इसरो की भी बात आई थी, तो इसरो के बारे में भी बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? अंतरिक्ष भवन बेंगलोर में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ, और यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। दोस्तों, यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी की बात आई है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो IIT जम्मू ने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम को अभी हाल ही में लॉन्च किया है, डेवलप किया है। महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए नासा के द्वारा पेस मिशन लॉन्च किया गया है। दोस्तों, अभी हाल ही में नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने एक सुपर अर्थ की खोज की है जो कि रहने योग्य है। कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए एम्स के द्वारा ioncology.ai का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच फिक्सिंग के लिए ICC ने किस क्रिकेटर पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर हो जाएगा रिजवान जावेद। तो रिजवान जावेद पर अभी हाल ही में ICC के द्वारा 17.5 वर्ष का बैन लगाया गया है क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार का आरोपी पाया गया है, यानी मैच फिक्सिंग का आरोपी पाया गया है।
तो आपको याद रखना है कि रिजवान जावेद पर 2021 में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। हेडक्वार्टर जरूर आप याद रखिएगा, दुबई यूएई में है। अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डिस। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो आईसीसी है ये पूरी दुनिया में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की प्रतिनिधि सभा ने क्वाड बिल पारित किया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने एक बिल पारित किया है जो कि क्वाड से रिलेटेड है। तो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए क्वाड बिल को भारी बहुमत से पारित किया है। इसका उद्देश्य है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। इसका निर्देश है एक क्वाड इंट्रा संसदीय कार्य समूह की स्थापना। ठीक है, तो इस बिल में एक क्वाड इंट्रा संसदीय कार्य समूह की स्थापना की बात की गई है। यहां पर बात आई है क्वाड की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्वाड में कितने देश शामिल हैं, तो 4 देश शामिल हैं। वो कौन कौन से देश हैं? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो इन चारों देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया है, एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम रखा गया है क्वाड। तो क्वाड का विचार पहली बार 2007 में जापान के उस समय के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा रखा गया था। इसका उद्देश्य ये है कि मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना। यानी दोस्तों इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो चाइना अपना दबदबा बनाना चाहता है, तो इस दबदबे को कंट्रोल करने के लिए ही ये क्वाड समूह बनाया गया था। तो इसका पहला विचार आया था 2007 में। साल 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने एक साथ आकर के क्वाड गठबंधन का गठन किया था। क्वाड के सभी देश एक एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है मालाबार नेवल एक्सरसाइज। 2023 में क्वाड का सम्मेलन कहाँ हुआ था? जापान में। दोस्तों यहाँ पर आप जो पिक्चर देख पा रहे हैं इसमें आपको 4 देश दिखाई दे रहे होंगे। पहला देश है इंडिया, दूसरा है जापान, तीसरा है अमेरिका और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा एक 5वां देश है जिसका नाम है चाइना। तो दोस्तों ये है पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन में चाइना अपना दबदबा बनाना चाहता है। तो इसके दबदबे को रोकने के लिए ही ये क्वाड बनाया गया था कि ये पैसिफिक ओशियन में जो एकाधिकार है चाइना का उसको समाप्त किया जाए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ग्रीस। तो ग्रीस देश के द्वारा हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि समलैंगिक विवाह को वैध घोषित करने वाला पहला ईसाई देश कौन है? ग्रीस। रूढ़िवादी चर्च के विरोध के बाद भी अभी हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है ग्रीस की संसद में। भारत में सेम सेक्स मैरिज की अगर हम स्थिति की बात करें तो भारत में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता नहीं है। हालांकि समलैंगिक जोड़ों को कई अधिकार दिए गए हैं, यानी कि उनकी रक्षा की जाएगी, लेकिन उनकी जो मैरिज है उसको कानूनी मान्यता नहीं दी जाएगी। ब्रिटिश काल में यानी अंग्रेजों के समय आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित किया गया था। ग्रीस की बात कर लेते हैं तो यह यूरोप महाद्वीप का एक देश है। कैपिटल इसकी एथेंस है। राष्ट्रपति हैं कतेरीना सकेलारोपोulou और प्राइम मिनिस्टर कौन है? किरियाकोस मित्सोताकिस। यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना के युद्धाभ्यास वायु शक्ति की शुरुआत किस राज्य में की गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना के युद्धाभ्यास वायु शक्ति का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन राजस्थान राज्य में किया गया है। तो अभी 17 फरवरी 2024 को भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे पोखरण फायरिंग रेंज में वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है। दोस्तों इस अभ्यास में राफेल, सुखोई सहित 121 लड़ाकू एयरक्राफ्ट शामिल हुए थे। दोस्तों वायुसेना के द्वारा 2019 में भी वायु शक्ति अभ्यास पोखरण में आयोजित किया गया था। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ प्रमुख मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। तो अभ्यास सदा तंसीक भारत और सऊदी अरब के बीच अभी हाल ही में आयोजित किया गया है
और याद रखना है कि अभ्यास सदा तनसीक भारत और सऊदी अरब के बीच में पहली बार आयोजित किया गया है। नसीम अल वह भारत और ओमान के बीच आयोजित किया जाने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज है। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच, अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच। इसके अलावा बिन बैक्स अभ्यास भारत वियतनाम के बीच, काजिंद भारत कजाकिस्तान के बीच, ऑस इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया गया है और सिम्बैक्स अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया गया है। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है सिक्किम में, इसका उद्देश्य है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंक्लूजन को बढ़ावा देना, यानी समावेशन को बढ़ावा देना। सिक्किम के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप इंडिया का मैप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो राज्य है वो है सिक्किम। कैपिटल क्या है इसकी? गंगटोक। राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग। भारत का पहला जैविक राज्य कौन है? सिक्किम। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में ही है। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है और सिक्किम की जो सीमा है वो भूटान, नेपाल और चाइना से घिरी हुई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो 3 देशों से घिरा हुआ है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम भूटान, नेपाल और चाइना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मित्र योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह हरियाणा राज्य में शुरू की गई है। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी। तो उनके द्वारा वन मित्र योजना और उससे जुड़े पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, यानी कि पर्यावरण का संरक्षण करना। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। विधानसभा की 90, राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 10 सीटें हैं। कुछ राज्यों की योजनाएं डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान में शुरू की गई है। अबुआ आवास योजना झारखंड में, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में, गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटका में, सबल योजना हिमाचल प्रदेश में, मिशन शक्ति स्कूटर योजना ओडिशा में, मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम में, युवा मितान परिवहन योजना छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार में और मुख्यमंत्री पेंशन सहायता योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस राज्य में जातिगत सर्वेक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो दोस्तों, तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में जातिगत जनगणना कराने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है विधानसभा में। तो इसके अंतर्गत तेलंगाना राज्य में जाति आधारित जनगणना की जाएगी और तेलंगाना ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन जाएगा। पहला राज्य है बिहार और दूसरा है आंध्र प्रदेश और तीसरा राज्य कौन बनेगा? तेलंगाना। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। दोस्तों, तेलंगाना की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप तेलंगाना की लोकेशन देख सकते हैं। कैपिटल क्या है इसकी? हैदराबाद। 2 जून 2014 को इसकी स्थापना की गई थी। राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। चीफ मिनिस्टर हैं ए रेवंत रेड्डी। विधान परिषद की 40, विधानसभा की 119, राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 17 सीटें हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो कल का पहला क्वेश्चन था, पीएम मोदी ने किस राज्य में NLCIL वरसिंगसर सौर परियोजना की आधारशिला रखी है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत ने अपने ओपन सोर्स DPI को साझा करने के लिए किस देश के साथ एग्रीमेंट किया है? कोलंबिया के साथ। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक के लिए कितने रुपए की खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है? 8,560 करोड़। प्रवासी नागरिकों और भारतीय नागरिकों के बीच विवाह को अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड कराने की सिफारिश किसने की है? लॉ कमीशन ने। स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह की प्रतिमा को किस देश में स्थापित किया गया है? बांग्लादेश में। जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर सिटीजन कॉर्नर का शुभारंभ किसने किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। भारतीय फुटबॉल टीम की फीफा रैंकिंग किस स्थान पर पहुंच गई है? 117वें स्थान पर। केंद्र सरकार ने परिवहन उद्योग में किसके उपयोग के लिए पायलट कार्यक्रम शुरू किया है? ग्रीन हाइड्रोजन। 20 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? साउथ इंडियन बैंक को। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारत में प्रथम।
तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था? अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन है? INS चक्र। भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन है? INS कावेरी। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन है? INS विक्रांत। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन है? अग्नि। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है? पृथ्वी। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में बना था, जिसे आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय या आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी बोला जाता है। प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित किए गए थे? 1951 में दिल्ली में। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है या किस राज्य में है, तो आंसर हो जाएगा गुजरात। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर गुजरात बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपके लिए आज का क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अभी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, इसमें जो पेपर लीक का मामला सामने आया है, यानी कि पेपर शुरू होने से पहले ही आंसर की व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में घूम रही थी। तो आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए आपको करना क्या है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ट्विटर हैंडल दिया गया है उस पर आपको जाना है और इसी ट्वीट को आपको रीट्वीट करना है, जिससे सरकार के द्वारा इस मामले में कार्रवाई की जा सकती है। तो आप सभी को रीट्वीट जरूर करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्विटर हैंडल दिया गया है।